नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। हम वर्ग 3 के रसायन विज्ञान के सिलेबस को कवर करने का ये सीरीज स्टार्ट किया था। मध्य प्रदेश जो आपकी वर्ग 3 की परीक्षाएं ऑर्गेनाइज करा रहा है, इसमें आपकी केमिस्ट्री में 2 यूनिट्स हैं, यूनिट 13 और 14। यूनिट 14 के अंतर्गत आपका जो चैप्टर है हाइड्रोकार्बन, उसको हम उसकी एक क्लास पहले कवर कर चुके हैं। यदि आपने वो नहीं देखी है तो इससे पहले आप उसे जाकर देखें। ये सेकंड क्लास है, इसमें हम आगे की जानकारी के बारे में अध्ययन करेंगे। पढ़ते हैं हम आगे। पिछली कक्षा में हम विचलन तक अध्ययन कर चुके थे। विचलन जो है वो एल्कीन के मुख्य स्रोत पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस है, फिर भी ये एल्कीन के इन विधियों से इनके द्वारा बनाया जाता है। विचलन क्या होता है आपका, आप अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे कि हाइड्रोजन अलग होता जाता है। हर बार आप रिएक्ट करेंगे तो उसमें से जैसे CH4 से रिएक्शन करेंगे आप, तो एक बार CH3 बनेगा, फिर CH2 बनेगा, फिर CH बनेगा। तो ये आपका हर बार एक हाइड्रोजन विचलित हो जा रहा है। ये हाइड्रोजनीकरण की क्रिया कहलाएगी। इसे रिएक्शन के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, जो कि आगे दी हुई है। ये प्रोपीन से आपका प्रोपेन बनने की रिएक्शन 2 है। यहाँ अपन कल इनका अध्ययन कर चुके थे। बढ़ते हैं आगे। एल्किल हैलाइड फ्लोराइड्स के अलावा जिंक तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अपचयन करने पर एल्कीन प्राप्त होते हैं। कैसे बनेगा एल्कीन? आप मीथेन के CH3Cl क्लोरोमीथेन से H2O से क्रिया कराई। आपने इसकी क्या किया? H2O से इसकी क्रिया कराई तो क्या होगा आपका? HCl अलग हो जाएगा, है ना। CH4 एक H प्लस हो रहा है इसमें, और Zn की उपस्थिति में था तो 2Zn आया आपका, और HCl अलग हो गया। इधर आप प्लस में HCl अलग से लिख सकते हैं। सेम रिएक्शन आपने क्लोरोएथेन से कराई तो आपका HCl अलग हो जाएगा, Zn की उपस्थिति में था Zn आ गया, और एक H2 इसमें प्लस हो जाएगा, एक H2 इसका भी इसमें प्लस हो जाएगा। आपको इसी प्रकार इस रिएक्शन को भी आप करने का प्रयास कीजिए। आगे आपको दिया है शुष्क ईथरीय विलयन नमी से मुक्त में एल्किल हैलाइड के सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया द्वारा उच्चतर एल्कीन प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया को वुर्त्ज अभिक्रिया कहते हैं। इसको आप जोगी त्यों याद कर लीजिए, क्योंकि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वुर्त्ज अभिक्रिया या वुर्त्ज रिएक्शन किसे कहते हैं। तो शुष्क ईथर जो नमी से युक्त मुक्त हो, शुष्क ईथर को एल्किल हैलाइड के सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया कराने पर उच्चतर एल्कीन प्राप्त होता है। इसे क्या कहते हैं? वुर्त्ज अभिक्रिया कहते हैं। कार्बन परमाणु संख्या वाली उच्चतर एल्कीन बनाने की यह विधि है, और इसकी कुछ रिएक्शंस दी गई हैं, जैसे CH3Br ब्रोमोमेथिन प्लस 2Na प्लस BrCH3 बाई रिएक्शन CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस 2NaBr। ये वाला CH3 इस वाले CH3 से सिंगल बॉन्ड से जुड़ रहा है और 2NaBr बन गया। इसी प्रकार सेम रिएक्शन आपकी ब्रोमेथिन के साथ है, जिसमें C2H5 सिंगल बॉन्ड से जुड़ जाएंगे और NaBr बन जाएगा। ये 2 असमान एल्किन हैलाइड हैं। आपको ये रिएक्शन याद रखनी होगी। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। कार्बोक्सिल अम्ल के द्वारा सोडियम लवण को सोडियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मिश्रण के साथ गर्म कर कार्बोक्सिल अम्ल। अब आपको यहाँ ये याद रख लेना है कि सोडा लाइम किसे कहते हैं। सोडा लाइम मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मिश्रण को। सोडियम हाइड्रोक्साइड
और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मिश्रण को आप क्या कहेंगे? सोडा लाइम कहेंगे। आपको ये इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रख लेना है। बढ़ते हैं आगे कि एक कम कार्बन परमाणु से बने एल्किल प्राप्त होते हैं। कार्बोक्सिल अम्ल से कार्बन डाइऑक्साइड के इस विलोपन को बी कार्बोक्सिलीकरण कहते हैं। क्या रिएक्शन होगी बी कार्बोक्सिलीकरण की? आपकी CH3COONA पॉजिटिव NaOH से क्रिया करेगा आपका, तो क्या बनेगा आपका NaCO3 Na के साथ एक O ये वाला और दो O ये वाले NaCO3 और ये बन जाएगा आपका CH4 और कुछ बचा है और H2 ये अलग हो जाएंगे। कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, एग्जाम्पल है कॉर्वे विद्युत अवघटनी विधि। ये अब हमारे जो सिलेबस है उसमें विधियाँ नहीं है, हम इन्हें छोड़ सकते हैं। इसके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म बहुत अच्छे से याद कर लेने, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में इंक्लूड किए गए हैं। भौतिक गुणधर्म है एल्केन अणु C सिंगल बॉन्ड C तथा C सिंगल बॉन्ड H आवंत के सहसंयोजक गुण तथा कार्बन और हाइड्रोजन परमाणुओं के विद्युत ऋणात्मकता में बहुत कम अंतर के साथ लगभग सभी एल्केन अध्रुवीय होते हैं। इनके मध्य दुर्बल वनडरबल बल पाए जाते हैं। दुर्बल बलों के कारण एल्केन श्रेणी के प्रथम 4 सदस्य, आप इनको याद कर लीजिए कि C सिंगल बॉन्ड C जो है उनके मध्य और C सिंगल बॉन्ड H जो है उनके मध्य कौन सा आपका बंध पाया जाता है? सहसंयोजक बंध पाया जाता है। सहसंयोजक बंध से जुड़े होते हैं, ये C सिंगल बॉन्ड C हो या C सिंगल बॉन्ड H हो। इसके बाद कार्बन व हाइड्रोजन के परमाणुओं को ऋणात्मकता में बहुत कम अंतर होता है। इनकी ऋणात्मकता में भी क्या होता है? अंतर कम होता है। इसके बाद इनके मध्य जो बंध होता है वो बहुत दुर्बल होता है। इसके बाद ये बोला मध्य दुर्बल वनडरबल बल द्वारा जुड़े होते हैं और इनके दुर्बल बलों के कारण ही एक इनका गुण होता है कि प्रथम 4 तत्व जो है, प्रथम 4 सदस्य जो है C1 से C4 तक, मतलब CH4 C2H6 C3H8 ये और C4H10 ये प्रथम 4 सदस्य 3 ये और एक ये गैस होते हैं। किस अवस्था में होते हैं? ये गैस होते हैं। आपका ये हो गया मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, ये चारों क्या है? गैस है। इसके अलावा C5 to C5 से लेकर C17 तक जितने भी आपके यौगिक बनते हैं वो कैसे होते हैं? आपके द्रव होते हैं। C1 to C4 तक गैस होंगे। C5 से C17 तक द्रव होंगे। इसके बाद C18 से या उससे अधिक कैसे हो जाएंगे? ये ठोस हो जाएंगे। तो ये चीज़ आपको याद कर लेनी है। बढ़ते हैं आगे, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आप याद कर लीजिए। तीनों चारों टॉपिक्स ये पूछे जा सकते हैं OT क्वेश्चंस में। ये रंगहीन गंधहीन होते हैं। जल में एल्केन की विलेयता के लिए आप क्या सोचते हैं? पेट्रोल हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है जिसका उपयोग स्वचालित वाहनों के रूप में ईंधन के रूप में किया जाता है। पेट्रोल और उसके निम्न प्रभाज का उपयोग कपड़ों से ग्रीस के धब्बे हटाने में और निर्जल धुलाई आदि के लिए किया जाता है। ये आपके पेट्रोल के यूज दिए हैं कुछ। इस परीक्षण के आधार पर ग्रीसी पदार्थ की प्रकृति के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप सही हैं यदि आप कहते हैं कि ग्रीस अध्रुवीय है। ग्रीस कैसा है आपका? अध्रुवीय है। इस क्वेश्चन को याद रखिए।
यह जल विरोधी प्रकृति का होगा तो विलायक की पदार्थों में विलय के संबंध में सामान्यतः यह देखा गया है कि ध्रुवीय पदार्थ ध्रुवीय विलायकों में जबकि अध्रुवीय पदार्थ अध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं। ध्रुवीय पदार्थ ध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं और अध्रुवीय पदार्थ अध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं। मतलब समान समान में को घुलता है। आगे बढ़ते हैं। विभिन्न एल्किनों के क्वथनांक सारणी में दिए हुए हैं। इनकी वृद्धि द्रव्यमान उनके साथ साथ क्वथनांक नियत वृद्धि आणविक आकार और अणु पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने के साथ साथ उनके आणविक वान डेर वाल्स भी बढ़ते जाते हैं। पेंटीन के 3 समावयव एल्कीन पेंटीन 2 मेथिल ब्यूटेन और 2 डाई मेथिल ब्यूटेन के क्वथनांक को देखने पर यह पता चलता है कि पेंटीन के 5 कार्बन परमाणुओं की एक सतत श्रृंखला में उच्च क्वथनांक 309.1 केल्विन है, जबकि 2 डाई मेथिल ब्यूटेन में 282.5 केल्विन पर उबलती है। शाखित श्रृंखला की संख्या बढ़ने के साथ साथ अणुओं की आकृति लगभग गोल हो जाती है, जिससे गोलाकार अणुओं में कम आपसी संपर्क स्थल में दुर्बल अंतराण्विक बल होते हैं, इसलिए इनके क्वथनांक कम होते हैं। मतलब एक ही यौगिक की यदि हम संरचनाएं बदल देते हैं, एक की हमने शाखित श्रृंखला बना दी और किसी की हमने सक्रिय संरचना बना दी, तो इनकी जो प्रकृति होती है या इनके क्वथनांक गलनांक होते हैं, इनमें भिन्नता आ जाती है। ये समझने का प्रयास कीजिए। बढ़ते हैं आगे। आगे कुछ रासायनिक गुणधर्म दिए हैं। पहले ही बताया जा चुका है कि अम्ल क्षार और ऑक्सीकरण कर्मक या उपचायक अपचयन कर्मक पदार्थ की प्रति एल्कीन सामान्य निष्क्रिय होते हैं। सामान्यतः कैसे होते हैं? निष्क्रिय होते हैं। विशेष परिस्थितियों में एल्कीन इन अभिक्रियाओं को प्रदर्शित करते हैं। यदि क्रिया करते भी हैं तो वो किस प्रकार की क्रिया करते हैं? नंबर पहला क्रिया है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, मतलब स्थान में परिवर्तन कर देंगे। जैसे यदि आप देखेंगे स्थान प्रतिस्थापन अभिक्रिया को हम यहाँ पढ़ने की जाए उदाहरण से समझ लेते हैं। CH4Cl, इसमें से आपका एक Cl और एक H मिलके HCl बनाएगा और ये बन जाएगा आपका CH3Cl। इसी प्रकार अगली रिएक्शन CH3Cl के साथ करेंगे तो एक Cl ये है, एक Cl इसमें से, तो ये Cl2 हो जाएगा और एक HCl फिर अलग हो जाएगा, HCl बना लेगा, ये हो जाएगा CH2Cl2। आगे देखिए, इसी प्रकार आगे चलती है रिएक्शन कि CH3Cl2 फिर HCl अलग कर देंगे। ये इससे नेक्स्ट रिएक्शन करेंगे हम तो HCl अलग हो जाएगा, एक Cl इसमें मिल जाएगा, एक H इसका HCl बना देगा CHCl3। नेक्स्ट बार H फिर अलग हो जाएगा और CCl4। ये आपकी संरचना टेट्रा क्लोरोमीथेन की बन जाती है। यह अभिक्रिया आपको प्रतिस्थापन अभिक्रिया समझ में आई होगी, क्योंकि लैंग्वेज उतनी अच्छे से नहीं समझा पाती जितने अच्छे से रिएक्शन से केमिस्ट्री को समझा जा सकता है। आगे समझते हैं क्रियाविधि। इसमें क्रियाविधि के कुछ घटक होते हैं। पहला घटक है प्रारंभन। यह अभिक्रिया वायु या प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन अणु के सह अपघटन से प्रारंभ होती है। क्लोरीन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन आवंत C सिंगल बॉन्ड C तथा C सिंगल बॉन्ड H आवंत की तुलना में दुर्बल होते हैं और यह आसानी से टूट जाते हैं। मतलब जो आपके कार्बन कार्बन के या कार्बन हाइड्रोजन के जो आवंत होते हैं उसकी तुलना में क्लोरीन क्लोरीन के आवंत कैसे होते हैं? दुर्बल होते हैं, जो आसानी से टूट जाते हैं। आगे समझते हैं C सिंगल बॉन्ड C बाय रिएक्शन अल्ट्रावायलेट किरणों की उपस्थिति में अपन क्रिया कराएंगे तो C+C ये आपकी प्रारंभन अभिक्रिया है। संचरण अभिक्रिया क्या होगी? इनके ऊपर जो लुईस संरचना में जो आपके इलेक्ट्रॉन ऊपर दर्शा देते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, तो CH4 Cl CH3 और HCl इसमें से अलग कर दिया गया है, जो अपन पिछली रिएक्शन में कर रहे थे। और ये आपको जो एक बिंदी दिख रही है ऊपर आप देख सकते हैं, ये आपको इसको लुईस संरचना या इसको मुक्त मूलक संरचना कहेंगे। मैथिल की मुक्त मूलक क्लोरीन अणु आप समझ सकते हैं। ये आपकी लुईस संरचना के अंतर्गत आता है। लुईस ने नियम दिया था और भी उदाहरण दिए हुए हैं। इसके बाद मैथिल और क्लोरीन मुक्त मूलक हैं जो उपरोक्त पदों में क्रमशः का और खा में प्राप्त है। पुनः व्यवस्थित होकर श्रृंखला अभिक्रिया में प्रारंभ करते हैं। संचरण पद का और खा सीधे ही मुख्य उत्पाद देते हैं, किंतु अन्य कई संचरण पद संभव है। ऐसे पद निम्नलिखित हैं जो अधिक हैलोजन युक्त उत्पाद का निर्माण को समझते हैं।
आपके अन्य उदाहरण भी दिए हुए हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। फिर है शाखित समापन। इसमें क्या हो जाएगा, आपके जो लुईस संरचना में मुक्त मूलक है वो आपसे सिंगल बॉन्ड में जुड़ जाएंगे या डबल बॉन्ड में जुड़ जाएंगे। तो जो आपको संरचना में ये इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, ये आपके बॉन्ड के माध्यम से एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका, दोनों ये क्या बना ले रहे हैं, बॉन्ड बना ले रहे हैं अपने बीच में। ये आप समझ सकते होंगे। आगे बढ़ते हैं। वहन जो हेडिंग है लास्ट, वहन। इसमें क्या होता है, डाइऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करने पर पूर्णतः ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाते हैं, साथ ही अधिक मात्रा में ऊष्मा निकलती है। CH4 प्लस CO2 बाई रिएक्शन CO2 प्लस H2O और एनर्जी निकल रही है कितनी, 280 किलो जूल मोल इनवर्स। अन्य उदाहरण भी दिए हुए हैं। आगे आपको टेबल दी है एल्केनों के क्वथनांक और गलनांक में परिवर्तन, किस प्रकार एल्केनों के क्वथनांक और गलनांक में परिवर्तन आता है। साथ ही आपको इनके कुछ अणुभार दिए हुए हैं। आपको गलनांक और क्वथनांक के नंबर्स याद करने की इतनी कंपलसरी नहीं है जितना कंपलसरी आपके लिए इनके टेबल्स में अणुभार को याद करना है, क्योंकि अणुभार आपसे पूछे जा सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे इनके अणुभारों को समझने की। CH4, इनके कार्बन जो है, कार्बन की परमाणु क्रमांक होता है 6 और परमाणु भार होता है 12। ठीक है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का 1 परमाणु क्रमांक और परमाणु भार भी 1 ही होता है। साथ ही आप जब इनमें जितने भी घटक हैं उनके गुणा करके इनके अणुभार निकालेंगे तो आपको 12 और 1 याद रखना है। निकालते हैं। CH4 कितना हो जाएगा, C का 12 और H का 1, तो 1 का 4 में मल्टीपल होगा, 4, 12 प्लस 4 16। C2H6, C2H6 का कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24, 24 और 6 एकम 6, 24 और 6 30। ऐसे ही आप किसी और का निकाल के देखिए, जैसे C5H12, तो ये कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60 प्लस 12 एकम 12, 12 और 60 कितने हो जाएंगे आपके 72, और ये आपका 72 दिया हुआ है। तो आप ऐसे ही सारे अणुभार एक बार अपने हाथ से निकालने की कोशिश करें ताकि आपको इनकी प्रैक्टिस हो। और अणुभार आपसे किसी भी तत्व का पूछ सकते हैं। परमाणु क्रमांक आपको याद होना चाहिए, परमाणु भार आपको याद होना चाहिए, और अणुभार आपको याद होना चाहिए। ये बेसिक चीज़ें हैं, निकालना भी आना चाहिए और कुछ याद भी होने चाहिए। बढ़ते हैं आगे। नियंत्रण ऑक्सीकरण, जब दाब डाइऑक्सीजन तथा वायु के सतत प्रवाह के साथ उपयुक्त प्रेरक की उपस्थिति में एल्कीन के गर्म करने पर कई प्रकार के ऑक्सीकरण उत्पाद बनते हैं। 2CH4 प्लस O2 बाई रिएक्शन 2CH3OH। और कुछ अन्य उदाहरण भी दिए हुए हैं, ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। समावेशीकरण या समापन, एन एल्कीन को निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड तथा हाइड्रोजन क्लोराइड गैस की उस उपस्थिति में गर्म करने पर वे उसके शाखित श्रृंखला वाले एल्कीनों में समावेशीकृत हो जाते हैं। मुख्य उत्पाद नीचे दिए गए हैं और अन्य अल्प उत्पाद बनने की संभावना भी है, जिससे आप सोच सकते हैं। अल्प उत्पाद का वर्णन सामान्यतः कार्बनिक अभिक्रियाओं में नहीं किया जाता। इसके कुछ उदाहरण दे रहे हैं, ये आपके लिए इतना आवश्यक नहीं है। लास्ट आपको एरोमेटिकरण या एरोमेटिक्स मेटन जो है, ये भी एक हेडिंग आपको सिलेबस में दी हुई है, इसको एक बार पढ़ लेते हैं। 6 या 6 से अधिक कार्बन परमाणु वाले एल्केन एल्यूमिना आधारित वेनेडियम मोनोवेडिनम और क्रोमियम के ऑक्साइड उपस्थित होकर 773 से 10 से 20 वायुमंडल दाब पर गर्म करने पर विहाइड्रोजनीकृत होकर बेंजीन या उसके सजातीय विद्युत चक्रीकृत हो जाते हैं। इस अभिक्रिया को एरोमेटिकरण कहते हैं। मतलब एक चक्रीय संरचना इस प्रकार की बना लेते हैं, इसे बेंजीन रिंग कहेंगे। इसमें कहीं आपका ऐसा होगा, कहीं आपका ऐसी संरचना दे देंगे, कभी आपको एक ऐसी संरचना दे देंगे। तो ये अलग अलग संरचनाएं जो है वो सभी बेंजीन रिंग की संरचनाएं हैं।
जैसे आपको संरचना ये समझाई गई है, आप देख सकते हैं 6 कार्बन लेके 6 कार्बन को आपको एक रिंग में रखा गया है और इनमें CH के 3 अणु प्रत्येक कार्बन से जोड़ दिए गए हैं। ये आपकी बेंजीन रिंग की संरचनाएं हैं। इसी संरचना को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, इसका अर्थ है कि आपकी बेंजीन रिंग जो है वो इसमें कार्बन चक्रण कर रहे हैं। उदाहरण है टायोलिन, बेंजीन या मेथिल व्युत्पन्न। टायोलिन के विचलन से आप कौन सी एल्कीन सुझाएंगे? भाप के साथ अभिक्रिया। भाप के साथ अभिक्रिया करने पर क्या होता है? मेथिन भाप के साथ निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में 1273 केल्विन ताप पर गर्म करने पर कार्बन मोनोऑक्साइड या हाइड्रोजन देती है। यह विधि हाइड्रोजन के औद्योगिक उत्पादन को अपनाई जाती है। CH4 + H2O बाई रिएक्शन CO + 3H2। ताप अपघटन पर क्या होगा? इसके छोटे छोटे विखंडन हो जाते हैं। ताप अपघटन पर क्या होता है? इसका छोटे छोटे विखंडन बनने लगते हैं। बस इतना याद कर लेना है। आगे समझने का प्रयास करते हैं। संस्रूपण, आपको एक मेन इंपोर्टेंट मिलेगा। संस्रूपण क्या है? एल्किनों में कार्बन कार्बन सिग्मा बंध तथा कार्बन कार्बन या आपका कार्बन हाइड्रोजन जो होते हैं वो सिग्मा बंध द्वारा जुड़े होते हैं। इनके बीच बंध कौन सा होता है? सिग्मा बंध होता है। इनके चारों ओर मुक्त मूलक पाए जाते हैं। फलतः समअवयव एक दूसरे में परिवर्तित हो सकते हैं। आप देखेंगे, आपने कभी ऐसी संरचनाएं देखी हो जैसे तो कार्बन परमाणु हैं, इनके बीच जो संरचना बनी हुई है, इन दोनों की साइड में 3 कार्बन जुड़े हुए हैं। आप समझने का प्रयास कीजिए। और ये जो संरचना जो है यहाँ बीच में जो है इस प्रकार से जुड़े हुए हैं, इस प्रकार के बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, सिग्मा बॉन्ड से। ये घूम सकते हैं, ये इस साइड को या इस साइड को आपस में ये घूम सकते हैं, अपनी आकृति बदल सकते हैं। उसी आकृति बदलने को, कई सारी आकृति बदलने को क्या कहेंगे? संस्रूपण समअवयवता कहेंगे, जिसे आप घूर्णी भी कहलाती है। ये आपके लिए कई सारी समअवयवता मतलब कई सारी संरचना एक साथ बना देता है। इसे मरोड़ी हुई विकृति भी कहते हैं। एंथीन संस्रूपण, इसमें एथीन का उदाहरण देकर संस्रूपण को समझाया गया है। चूँकि 3D में इस प्रोसेस को बहुत अच्छे से समझाया जाता है, लेकिन आप यदि सिंपल पेज पे देखेंगे तो आप समझ सकते हैं कि एक कार्बन दूसरे कार्बन के ऊपर चला जाएगा। जब आप देखेंगे यहाँ दोनों C एक ही रेखा में हो जाएंगे, पीछे एक C होगा, एक C आगे होगा, और जो दोनों एक साथ जुड़े होंगे तो जो ये वाला C होगा ये इस C के ऊपर, ये वाला C होगा वो इस C के ऊपर, और ये वाला C होगा इस C के ऊपर होंगे। जो आपको इस संरचनाएं बताने का या दर्शाने का प्रयास किया है। और यदि फिर इनको फिर घुमाएंगे, अपन इस साइड को रोटेट करेंगे या इस साइड को रोटेट करेंगे तो इनकी संरचनाएं बदलती जाएंगी और कई सारी संरचनाएं इससे बन सकती हैं। इसमें आपको उदाहरण दे सकते हैं, जैसे इसमें उदाहरण समझाया गया है। ये आकृति आपका उसी चीज़ का उदाहरण बनाया गया है। सिग्मा बंध से कई संस्रूपण बनाए जा सकते हैं, मतलब यहाँ से घूम सकता है ये, कई बार यहाँ से ये घूम सकता है, तो इसकी कई संरचनाएं इसकी बनती जाएंगी। देखते हैं आगे। ये भी उसी प्रकार का नाम पद्धति। एल्किनों में IUPAC नाम पद्धति के लिए द्विआबंध युक्त दीर्घतम कार्बन परमाणु की श्रृंखला में अनुलग्न इन के स्थान पर अनुलग्न इन का प्रयोग किया जाता है। स्मरण रहे, एल्कीन श्रेणी के प्रथम सदस्य है CH2। क्या होगा? एल्कीन। इनका सामान्य सूत्र CnH2n है। n जो है वो आपका 1 2 3 कोई भी मान हो सकता है। मीथेन कहते हैं, इससे की आयु अल्प होती है, पहले प्रदर्शित किया चुका है। C2H4 को एथिलीन सामान्य नाम और एथीन IUPAC नाम कहते हैं। इनके कुछ IUPAC नाम और कुछ सामान्य नाम दिए हुए हैं, जिन्हें हम याद कर लें तो बेहतर होगा आपके लिए। आगे इनकी समअवयवता दी हुई है। एल्कीन की संरचनात्मक एवं ज्यामितीय समअवयवता प्रदर्शित की जाती है एल्कीनों के द्वारा। संरचनात्मक समअवयवता एल्केनों की भांति एल्कीन भी C2H4
द C3H6 प्रोपीन में केवल एक संरचना होती है, किंतु प्रोपीन के उच्चतम एल्किनों में भिन्न संरचनाएं होती हैं। ये एक से भिन्न दर्शाएंगे 3-4 से आगे। जैसे ये रैखिक समावयवता एक रेखा में बनी हुई है, इसको आप कैसे पढ़ लेंगे? 4 है तो ब्यूट और 1 इन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ये आगे समझते हैं। इसमें आपका जो डबल बॉन्ड यहाँ था वो डबल बॉन्ड कहाँ आ गया आपका? वो डबल बॉन्ड आपका बीच में आ जाएगा। तो कैसा हो जाएगा? पहले 1 इन था, अब 2 इन। यदि आपका चक्र में आ जाएगा तो आपका क्या हो गया? प्रोपनीन सेकेंड पे जुड़ा हुआ है। तो इनके समावयवता के आधार पर इनके नाम संरचनाएं बदलती जाएंगी। कुछ और उदाहरण भी आपको दिए हुए हैं। इसके बाद होती है ज्यामितीय समावयवता। द्विबंध आवंध कार्बन परमाणुओं की बची हुई 2 संयोजकताओं के 2 परमाणु या समूह जुड़कर संतुष्ट करते हैं। अगर प्रत्येक कार्बन परमाणु 2 परमाणु या समूह भिन्न भिन्न हो तो इसे बाई एक्स सी बराबर सी एक्स बाई द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ऐसी संरचनाओं को दिक् में इस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। आपको यहाँ एक संरचना दिख रही है, आप देख सकते हैं। इसमें 2 कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। सिंगल बॉन्ड से एक्स वाई और एक्स वाई जुड़े हुए हैं। तो आप क्या कह सकते हैं? सी एक्स बाई बराबर बाई एक्स सी। ये आपको संरचना दे रहे हैं और ये कैसे कहेंगे? त्रिविमीय समावयवता इसको कहेंगे। 3D इसके कुछ उदाहरण और भी दे रहे हैं जो कि ये दिए हुए हैं। बढ़ते हैं आगे। और भी उदाहरण इसके अलग अलग दिए जा रहे हैं। हमें सिर्फ उनको समझ के आगे बढ़ना है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए हमें बहुत फास्टली पढ़ना पड़ेगा। एल्केनों से एल्केन के हाइड्रोजनीकरण में परिकलित मात्रा के साथ पेरिट्रिक चारकोल की उपस्थिति में जैसे सल्फर जैसे विषाक्त यौगिकों द्वारा आंशिक निष्क्रिय किया हुआ हो, इसके आंशिक अपचयन में एल्कीन प्राप्त होते हैं। आंशिक रूप से निष्क्रिय पेरिट्रिक चारकोल को लिडलार अभिकर्मक कहते हैं। इस प्रकार एल्केनों के समक्ष ज्यामिति होती है। एल्काइनों में सोडियम तथा द्रव अमोनिया के साथ अपचयन करके विपक्ष समावयव वाले एल्कीन बनाते हैं। इसके कुछ उदाहरण दिए हैं जो कि इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके अलावा आपके भौतिक गुणधर्म जहाँ से स्टार्ट होंगे वो ये रहे। एल्कीन के भौतिक गुणधर्म है आपके ये ध्रुवीय अंतर के अलावा एल्कीन भौतिक अवस्थाओं में एल्कीन के समानता दर्शाते हैं। इनके प्रथम 3 सदस्य गैस, अगले 14 सदस्य द्रव और अधिक कार्बन संख्या वाले सदस्य ठोस होते हैं। एथीन रंगहीन हल्के मधुर सुगंध वाली गैस है। अन्य सभी एल्कीन रंगहीन और सुगंधित जल एवं अविलेय परंतु कार्बनिक विलायक जैसे बेंजीन, पेट्रोलियम, ईथर में विलेय होते हैं। आकार में वृद्धि होने के साथ साथ इनके क्वथनांक में क्रमागत वृद्धि होती है, जिससे प्रत्येक CH2 समूह बढ़ने पर क्वथनांक में 20 से 30 कैलोरी तक वृद्धि होती जाती है। एल्कीनों के समान सीधी श्रृंखला वाले एल्कीनों को क्वथनांक समावयवी साकेत श्रृंखला वाले एल्कीनों की तुलना में उच्च रखा जाता है। ये उच्च होते हैं। रासायनिक गुणधर्म भी कुछ दिए हुए, जैसे आपका एल्कीन में सिग्मा बंध बन रहा था तो एल्कीन में पाई बंध बनेगा। ध्यान रखिए, इसमें आपका कौन सा बंध पाया जाएगा? पाई बंध पाया जाएगा। वहाँ सिंगल बॉन्ड था, यहाँ डबल बंध मतलब 2 बंध होंगे और इनमें मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होंगी। तो आपको दोनों में अंतर भी समझना आना चाहिए। डिहाइड्रोजनी में संयोजन एल्कीन सूक्ष्म पिसे हुए निकेल, प्लेडियम और प्लेटिनम की उपस्थिति में डिहाइड्रोजन गैस के अणु से संयोग करके एल्कीन बनाते हैं। हैलोजन का संयोजन करके ये क्या करते हैं? संदिग्ध डाइहैलाइड देते हैं। इसमें अभिक्रिया में प्रदर्शित नहीं होते। ब्रोमीन द्रव का लाल नीला रंग असंतृप्त स्थान पर बेंजीन के जुड़ने के पश्चात लुप्त हो जाता है। इनमें से मोस्ट फैक्ट आपको याद करते चलना है, बाकी छोड़कर आगे बढ़ना है। मार्कोनिकॉफ का नियम क्या है? रूसी रसायनविद मार्कोनिकॉफ ने 1869 में
इन अभिक्रियाओं को व्यापक अध्ययन करने के पश्चात एक नियम प्रतिपादित किया, जैसे मार्कोनिकॉफ का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार योज का अधिक ऋणात्मक भाग उस कार्बन पर युक्त हो जाता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम हो। और योज क्या है? अभिकर्मक जिसका संकलन हो रहा हो। वह अभिकर्मक जिसका संकलन हो रहा हो वह कहाँ जाता है? ऋणात्मक के उस भाग पर संयुक्त होता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कैसी हो? कम होती है। अतः इस नियम के अनुसार उत्पाद 1,2 ब्रोमो प्रोटीन अपेक्षित होता है। वास्तविक व्यवहार में यह अभिक्रिया मुख्य उत्पाद है। अतः मार्कोनिकॉफ नियम के व्यापकीकरण को अभिक्रिया की क्रियाविधि से अच्छी तरह समझा जा सकता है। क्रियाविधि आपको दी हुई है नीचे, समझने का प्रयास करते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस और ब्रोमीन आयन का है। इसी प्रकार खा दिया हुआ है आपको CH3 सिंगल बॉन्ड CH पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस Br नेगेटिव, दोनों में रिएक्ट कर रहे हैं। तो क्या बन रहा है आपका दोनों का इस रिएक्शन से दोनों को बनाया है CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H प्लस Br। एक से पॉजिटिव एक से नेगेटिव, Br या पॉजिटिव इनमें अलग अलग करके दे दिया, क्योंकि Br नेगेटिव कर दिया और CH3 को 2 पॉजिटिव कर दिया, तो ये चार्ज सिंपल हो जाएगा। इसके अलावा डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में तोड़ दिया और डबल रिएक्ट कर दिया। इसी प्रकार आपकी और भी रिएक्शन दे रहे हैं प्रति मार्कोनिकॉफ की। और सल्फ्यूरिक अम्ल का संयोजन, ये आपको चैप्टर से ज़्यादा नहीं आएगा क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है। जहाँ सिलेबस का आपका होगा, जैसे एल्काइन सिलेबस में आपका दिया हुआ है, तो एल्काइन को पढ़ने का प्रयास करते हैं। एल्कीन की तरह एल्काइन भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इनमें 2 कार्बन परमाणुओं के मध्य एक त्रिबंध होता है। आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आपने एल्कीन और एल्काइन, इनमें तीनों में एक चीज़ समझी होगी। एल्कीन जो था वो CN H2n+2 इसी के साथ एल्कीन जो था CN H2n+1 और एल्काइन जो है वो CN H2n सामान्य सूत्र -2 के साथ होता है। इनमें आपके जो बंद होते हैं, जो CH4 में जो बंद होगा वो कैसा होगा आपका? एल्कीन में जो बंद होगा वो सिंगल बॉन्ड होगा और एल्कीन में होगा वो डबल बॉन्ड होगा और एल्काइन में होगा वो ट्रिपल बॉन्ड होगा। आपको समझ सकते हैं इनके सामान्य सूत्र में इनके बॉन्ड में अंतर आएगा। एल्कीन की तरह एल्काइन भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इनमें 2 कार्बन परमाणुओं के मध्य एक त्रिबंध होता है। एल्केन और एल्कीन की तुलना में एल्काइन हाइड्रो परमाणुओं की संख्या कम होती है। इनका सामान्य सूत्र CnH2n-2 है। एल्काइन श्रेणी के प्रथम स्थायी सदस्य एथाइन है, जो एसिटिलीन नाम से प्रचलित है। एसिटिलीन का उपयोग आर्क वेल्डिंग के लिए ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला के रूप में होता है, जो ऑक्सीजन गैस तथा एसिटिलीन को मिश्रित करने पर बनती है। एल्काइन कई कार्बनिक यौगिक के लिए प्रारंभिक पदार्थ है, अतः इस श्रेणी के कार्बनिक यौगिक का अध्ययन रुचिकर है। इसकी नामकरण पद्धति दी गई है। सामान्य पद्धति के में एल्काइन एसिटिलीन की व्युत्पन्न के नाम से जाने जाते हैं। IUPAC पद्धति में संगत एल्कीन के अनुलग्न एन का आइन द्वारा प्रतिस्थापन करके एल्काइन को संगत एल्कीन के व्युत्पन्न नाम से जाना जाता है। त्रिबंध की स्थिति में त्रिआबंधन कार्बन में इंगित की जाती है। एल्काइन श्रेणी के कुछ सदस्य सामान्य सूत्र और IUPAC नाम सारणी में दिए हुए हैं। आपको एक टेबल दे रहे हैं, ये कुछ उदाहरण दिए हैं जो इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको एक टेबल दी है,
जिसमें एल्काइन दे रहे हैं, आप समझने का प्रयास करें। C2H2 जो एल्केन था वो CH4 था, जो एल्केन के बाद एल्कीन था वो CH3 था, और जो एल्काइन है वो C2H2 है। मतलब हर बार आपका एक कार्बन कम होता जाएगा। इसकी सेकंड वाला, फर्स्ट वाला नहीं दिया, जो हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला होगा CH -2, जो 0 हो जाएगा। इसको इसलिए फर्स्ट वाला नहीं दिया है। अपन देखते हैं, सेकंड से तुलना कर लेते हैं। जो आपका C2H2 2 जा 4 + 2 6 हो जाएगा। इधर हो जाएगा आपका C2H5 हो जाएगा, और ये होगा आपका C2H2। ये हो जाएगा आपका एल्कीन, एल्कीन, एल्काइन, एथाइन। एक मतलब एक होता है आपका, फिर प्रोपाइन, ब्यूट और ब्यूटाइन 2 और 3, ऐसे ही बनते जाएंगे। और भी आपके टेबल को पूरा करना। H सिंगल बॉन्ड C आवंत के कोण 180 होता है। इनके बीच जो कोण होता है वो 180 डिग्री का होता है। C सिंगल बॉन्ड C आवंत और तल्प के लंबवत असंकृत p कक्षक में होते हैं। एक कार्बन परमाणु पर 2p कक्षक दूसरे कार्बन समांतर होता है, जो समपार्श्विक अतिव्यापन करके दो कार्बन परमाणुओं के मध्य पाई बंध बनाते हैं। इनके मध्य बंध कौन सा पाया जाता है? पाई बंध पाया जाता है। सी सिंगल बॉन्ड C सिग्मा बंध आवंध में C सिंगल बॉन्ड H सिग्मा बंध और 2 C पाई बंध से जुड़े होते हैं। सामर्थ्य एल्कीन जो बंध है वो अलग अलग उनके बीच की ऊर्जा होगी। त्रिबंध की संरचना भी दे रहे हैं। sp3 संकरित होता है, जो मोस्ट चीज़ आपको याद रखनी है। ये समपक्षी अतिव्यापन कार्बन कार्बन सिग्मा बंध से बनता है। इसमें आपका CH पे सिग्मा बंध होता है और बीच बीच में कहीं कहीं आपका पाई बंध भी जुड़ा होगा। संरचना दी है आपको। कुछ गुणधर्म दिए हैं जिन्हें हम पढ़ लेते हैं। भौतिक गुणधर्म है। एल्काइनों में भौतिक गुण एल्कीन तथा एल्केनों के समान होते हैं। प्रथम 3 सदस्य गैस, अगले 8 सदस्य द्रव और शेष उच्चतम सदस्य ठोस होते हैं। ये एल्कीन और एल्काइन तीनों में समान है। समस्त एल्कीन रंगहीन होते हैं। एथाइन के अविलक्षण गंध होती है। जो एल्कीन और एल्केन थे वो भी गंधहीन थे, लेकिन एल्थाइन जो है वो उसमें गंध है। इनके अन्य सदस्य गंधहीन होते हैं। सिर्फ एक सदस्य में इनके में गंध है, इसको आप बात के रूप में याद कर लीजिएगा। एल्काइन दुर्बल ध्रुवीय, जल में हल्के, जल में अमिश्रणीय होते हैं, परंतु कार्बनिक विलायकों में ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन में विलय होते हैं। इसके गलनांक क्वथनांक घनत्व उच्च भार से बढ़ते हैं। कुछ रासायनिक गुणधर्म भी दिए हुए हैं। एल्काइनों में अम्लीय गुण पाया जाता है। इनका गुण कैसा होता है? अम्लीय गुण प्रदर्शित करते हैं। इसमें sp3 संकरण होता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। आगे देखते हैं इनकी अम्लीय प्रकृति, जो कि भाषा में वही की वही चीज़ लिखी है। नेक्स्ट गुण होगा योजक अभिक्रिया। एल्काइन जो योजक बनाते हैं वो कौन से होते हैं? हैलोजन, हाइड्रोजन, हैलाइड आदि 2 अणुओं के योग संयोग करके योजक बनाते हैं। अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन स्नेही योजक अभिक्रियाएं हैं। कुछ अभिक्रियाएं भी दे रहे हैं हैलोजन की। इसके आगे हाइड्रोजन हैलाइडों से संयोग करके जैम हैलाइड बनाते हैं, याद कीजिएगा। बहुलीकरण रैखिक इनमें बहुलीकरण निम्न प्रकार का होता है। रैखिक बहुलीकरण जो एक रेखा में होगा। इसके बाद आपका चक्रीय बहुलीकरण, जिसमें आपकी बेंजीन रिंग बनेगी, जो कि कुछ इस प्रकार की होगी। इसी में आपका यदि कार्बन परमाणु को इस दिशा में भी चलाते दिखा सकते हैं, या फिर इनको ऐसे भी दर्शाया जा सकता है। लास्ट टॉपिक है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को एरीन कहते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को एरीन भी कहते हैं क्योंकि इनके अधिकांश यौगिक में विशिष्ट गंध, ग्रीक शब्द में एरोमा होती है, जिसका
अर्थ होता है सुगंध रहती है, ऐसे यौगिकों को एरोमेटिक यौगिक नाम दिया जाता है। अधिकतम ऐसे यौगिकों को बेंजीनीय बलय पाई जाती है। यद्यपि बेंजीनीय बलय अति असंतृप्त बेंजीन है, परंतु अधिकतर अभिक्रियाओं में बेंजीन बलय अति असंतृप्त बनी रहती है। एरोमेटिक यौगिकों के कई उदाहरण ऐसे भी हैं जिनमें बेंजीन बलय नहीं होती, किंतु अन्य अति असंतृप्त बलय होती हैं। जिन एरोमेटिक्स यौगिकों में बेंजीन बलय होती है उन्हें बेंजोइड या बेंजीन बलय नहीं होती, उन्हें अबेंजोइड भी कहते हैं। एरिन के कुछ उदाहरण नीचे दिए हुए हैं, आपको कुछ उदाहरण दिए हैं, जैसे मेथिल बेंजीन। आपको बेंजीन की रिंग में यदि CH3 जोड़ दिया तो वो मेथिल बेंजीन हो गया। इसके बाद आपका डाईमेथिल बेंजीन, 2 मेथिल बेंजीन जोड़ देंगे, 2 मेथिल जोड़ दिए तो डाईमेथिल बेंजीन। ये भी डाईमेथिल बेंजीन, जहाँ 2 और 3 पे जोड़ दिया, 1 और 4 पर जोड़ दिया, 1 to 4 मेथिल बेंजीन। बहुत इजी है, आप समझ सकते हैं। बेंजीन की संरचना, सर्वप्रथम बेंजीन को सर्वप्रथम माइकल फेराडे ने 1825 में प्राप्त किया। बेंजीन के अणुसूत्र C6H6 है, जो उच्चतम असंतृप्तता को दर्शाता है। बेंजीन में जो हमने पहले भी बताया जा चुका है आपके लिए, जहाँ पे आपके कार्बन कार्बन जुड़े हुए हैं, इन्हीं के साथ आपके CH3 2 मिनट, CH2 और CH2 ये आपको जोड़ देंगे, या फिर इसी संरचना को ऐसे लिख देंगे। ये बेंजीन की संरचना आपकी कहलाएगी। इसमें अणुसूत्र के संगत एल्कीन एल्काइन के संबंध नहीं बनाता। आप इनकी संभावित संरचना के बारे में सोचते हैं। इनके विशिष्ट गुण असमान स्थायित्व के कारण इनकी संरचना निर्धारित करने में कई वर्ष लग गए। बेंजीन एक स्थायी अणु है, याद कर लीजिएगा। ट्राई आइसोनाइड बनाता है, जो 3 द्विबंध की उपस्थिति को इंगित करता है। बेंजीन केवल एक प्रकार के एकल प्रतिस्थापित व्युत्पन्न करता है, जो बेंजीन के 6 कार्बन तथा 6 हाइड्रोजन की समानता को इंगित करती है। इन परीक्षणों के आधार पर ऑगस्ट कोकले ने 1856 में बेंजीन की संरचना दी, जिससे बेंजीन कार्बन चक्रीय व्यवस्था में एकांतर द्विबंध एवं प्रत्येक कार्बन एक अणु से जुड़ा होता है। ये आपको बेंजीन की संरचना दी गई है और यहाँ आपका चैप्टर ख़त्म होता है। इसके बाद आपका जो चैप्टर के अनुवाद है वो आपसे सिलेबस से रिलेटेड नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। धन्यवाद।